मॉर्निंग। आज हम आरबीएसई राशन बोर्ड हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी फर्स्ट चैप्टर में से नोट्स बनाए हुए हैं। तो इसमें से मैंने क्वेश्चन टाइप के नोट्स बनाए हुए हैं जो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, प्राचीन काल में भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य के विषय में प्रसार का वर्णन करो। ठीक है, अब इसमें क्या बना, भारतीय संस्कृति का विश्व संचार। ठीक है, प्राचीन काल में जिस संस्कृति ने अपना संपूर्ण विश्व में संचार किया वह है भारतीय संस्कृति। ठीक है, और यह संचार सैनिक आक्रमण नहीं अपितु सांस्कृतिक विनिमय के स्वरूप का था। भारत का इतिहास एवं सांस्कृतिक अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवमयी रही है। ठीक है, चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर सांस्कृतिक भाषा में आज भी उल्लेख है। क्या उल्लेख है इसमें, यज्ञों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति एवं भारतीय इतिहास की श्रेष्ठता का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में ही नहीं अपितु पश्चिमी इतिहासकारों और विद्वानों ने भी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के उदागर प्रकट किए हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ आपको डेफिनेशन दी हुई है 5-7, तो आपको जितनी याद हो सके उतनी याद कर लेना। मैंने इसमें 5-6 आपको लिख दिए हैं। नंबर 1 पर है, जैसे इतिहासकार मयूर ने लिखा है, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन की समूची दुनिया में बराबरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 पे सार्वा लेटर रेले ने लिखा है, प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत खंड में हुआ है। ठीक है, नंबर 3 पे क्या दिया है, कर्नल आलकॉट ने क्या लिखा है, मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारतवर्ष को ही मानना है। किसे मानना है, भारतवर्ष को ही मानना है। नंबर 4 पर क्या है, फ्रांसीसी दार्शनिक वाल्टेयर ने लिखा है, वाल्टेयर को ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की गई। क्या की थी, एक प्रति भेंट की गई, तब उनके उदागर थे। यह देन इतनी अमूल्य है कि पाश्चात्य राष्ट्र के सदैव पूर्व के प्रति ऋणी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी अपनी, मैक्स मूलर ने लिखा है, यदि कोई मुझसे पूछे कि मानवीय अंतःकरण एवं बुद्धि की परिपूर्णता व शक्ति किस देश में अधिक चरम सीमा तक पहुंची है, संसार के गूढ़तम रहस्यों का विश्लेषण किस देश में हुआ है, प्लेटो केट आदि के दर्शन के अध्ययन के बाद भी अध्ययन योग्य विषय किस देश में सुलझाए गए हैं, तो मैं त्रिवार उत्तर दूंगा, हिंदुस्तान में। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसने क्या त्रिवार में उत्तर दूंगा हिंदुस्तान में, भी इसने 3 बार उत्तर दिया है हिंदुस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट अपनी परिभाषा है, अरबी भूगोल वेता मसूदी ने लिखा है कि प्राचीन काल में भारत भूमि और समुद्र दोनों पर फैला हुआ था। किस पे फैला हुआ था, कि प्राचीन काल में भारत भूमि और समुद्र दोनों पर फैला हुआ था। उसकी सीमा जाबाग सुमात्रा जावा तक फैली हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन है, यूरोपीय विद्वान साल्वेन लेवी ने क्या लिखा है, भारतीय द्वीप समूह शब्द का प्रयोग किया है। किसका किया है, भारतीय द्वीप समूह का शब्द का प्रयोग किया है। अग्नि पुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। ठीक है, समुद्री वार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वीपांतर कहा जाता है। ठीक है, तो अपने उस समय के सांस्कृतिक भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया में फैली हुई थी। शक्तिशाली जलयानों में बैठकर भारतीय ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फिलीपीन, जापान व कोरिया तक पहुँचे और वहीं अपना राजनीतिक तथा सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना उत्तर पूर्व देश। ठीक है, उत्तर पूर्व देश भारतीय शूरवीरों की एक शाखा हिमालय पर्वत के उत्तर में पूर्व की ओर बढ़ी और इन्होंने दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्यों तिब्बत, मंगोलिया, सिक्कियान, उत्तरी चीन, मयूरिया, साइबेरिया और चीन तक पहुंचकर भारतीय संस्कृति का प्रारंभ निर्मित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिमी देश।
पश्चिमी देश में क्या आएगा, भारतवासियों की एक शाखा ने पश्चिमी द्वार से प्रस्थान किया और गांधार, पाशिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, अरब, तुर्की तथा दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्यों एवं फिलिस्तीन पहुंचकर अपनी संस्कृति का ध्वज फहराया था। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी देश। भारतीय संस्कृति का विस्तार दक्षिणी पूर्वी देशों में भी अधिक हुआ। कहाँ हुआ था, दक्षिणी पूर्वी देशों में भी अधिक हुआ था, जिसमें ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ब्रूनेई, जापान व कोरिया आदि देश थे। ठीक है। तो नेक्स्ट अपना प्रश्न बन रहा है, प्राचीन भारत में नाविक शक्ति के विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है। अब प्राचीन भारत में नाविक शक्ति, ठीक है, सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का वर्णन विद्वानों ने किया है। ठीक है। भारत में जो जलयान बनाए जाते थे वह इतने शक्तिशाली थे कि वह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के खुले समुद्र में भयंकर समुद्री तूफानों को सफलतापूर्वक झेलते हुए 1000 यात्रियों को लेकर सुदूर के देशों को जा सकते थे। ठीक है। इसी प्रकार के एक जहाज में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक फहायान दक्षिणी भारत से अपने देश चीन को गया था। कौन गया था? बौद्ध पर्यटक फहायान दक्षिणी भारत से अपने देश को गया था। 5-6 हजार वर्ष पूर्व हमारे यहाँ विकसित बंदरगाह थे। कितने वर्ष पहले? 5-6 हजार वर्ष पूर्व हमारे यहाँ विकसित बंदरगाह थे। उत्खनन में प्राप्त सौराष्ट्र का लोथल बंदरगाह सशस्त्र शुद्ध प्रणाली से बना था। ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी तट पर सोपरा व ब्रिंग कच्छ की भी प्रसिद्ध बंदरगाह थे। ठीक है। प्रसिद्ध क्या था? बंदरगाह थे। इन्हीं बंदरगाहों से मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों में से व्यापार होता था। प्रथम शताब्दी में पेरिप्लस में चोल, दमोल, राजपुर, ठीक है, मालवन का गोवा, कोट्टायम का कोणार्क, मछलीपट्टनम एवं कावेरीपट्टनम के बंदरगाहों का उल्लेख है। ठीक है। अरब सागर का प्राचीन नाम रत्नाकर व बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम मोहदी था। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्राचीन भारत में नाविक शक्ति को जानने के स्रोत। ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की अनेक मोहरों व पात्रों पर जलपोतों के चित्र हैं। ठीक है। सांची व बरहुत शिल्प में चंपू वाले पोत, केबिन वाली नौका के साक्ष्य हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है सांची व बरहुत। ठीक है। सांची व बरहुत क्या है? ये जगह का नाम हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या है? चंपू ये नाव चलाने वाला। किसे कहा गया है? नाव चलाने वाला। और पोत किसे कहते हैं? अपने जहाज को। और केबिन वाली नौका या जिसमें कमरा बना हो। केबिन वालों किसे कहेंगे? जिसमें कमरा बना हो के साक्ष्य हैं। ठीक है। अब उसके बाद है जातक ग्रंथ। ठीक है। जातक ग्रंथ कौन कौन से थे? जातक ग्रंथ जैन धर्म के जातक ग्रंथों में 10 यात्रियों को ले जाने वाले जलपोतों का उल्लेख है। कितने यात्रियों को? 10 यात्रियों को ले जाने वाले जलपोतों का उल्लेख है। ठीक है। फिर संयुक्त कल्प तरु। ठीक है। धार के राजा भोज द्वारा लिखित पुस्तक संयुक्त कल्पतरु में नौका निर्माण एवं नौकाओं के प्रकार का विस्तृत उल्लेख है। ठीक है। अरबी यात्री विवरण दिशा ज्ञान के लिए भारतीय नाविकों द्वारा लोहा मत्स्य यंत्र का प्रयोग करने का उल्लेख कुछ अरब यात्रियों ने किया है। ठीक है। अगर नेक्स्ट अपना मैगस्थनीज ने 9 दलों के नौका संगठन का भी उल्लेख किया है। प्रत्येक नौका के प्रमुख को कर्णधार या महासारथ कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है पतवार संभालने का कार्य कौन करता था? नियामक करता था। ठीक है। अब जलपोत के प्रबंध के लिए स्वतंत्र अधिकारी रहते थे, जिन्हें दत्त
रशिम ग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं? दत्त रशिम ग्राहक कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या बन रहा है? पाषाण संस्कृति का विस्तार से वर्णन कीजिए। किसको संस्कृत करना है? पाषाण संस्कृति का विस्तार से। इसमें क्या था? भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति। ठीक है, विद्वानों ने अतीत में मानव द्वारा किए कार्यकलापों को दो भागों में बांटा था। ठीक है, जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा है तब से वर्तमान तक के क्रियाकलापों को इतिहास में सम्मिलित किया है, और इससे पूर्व के मानव के क्रियाकलाप प्राक इतिहास के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक का अर्थ लिखित इतिहास से पहले का है। कौन से इतिहास से पहले का है? लिखित इतिहास से पहले का है। ठीक है, ये देखो, लिखित इतिहास से पहले का है। अब उसके बाद है इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें मानव सिर्फ पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता है। कौन से औजारों का? पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। पाषाण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? पाषाण काल कहलाता है। प्रारंभिक मानव के अधिकांश उपकरण पत्थर के थे। ठीक है, इसलिए हम इस समय के मानव को पाषाण युगीन मानव कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इतिहासकारों के अनुसार मानव ने लंबे समय तक इन पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया था। ठीक है, भारत में शिवालिक पहाड़ियों में 20 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण मिले हैं। कितने लाख पुराने हैं? 20 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण मिले हैं। प्रारंभ में ये उपकरण के बजाय सामान्य पत्थर के से प्रतीत होते थे। धीरे धीरे इनमें विकास हुआ। इन पाषाण उपकरणों के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब 3 भाग कौन से थे? पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल। ठीक है, अब अपने पहले पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल का मानव व उपकरण। ठीक है, पूरा पाषाण काल के उपकरण 20 लाख वर्ष पूर्व मानव ने प्रथम बार बनाए थे। कितने वर्ष पूर्व? 20 लाख वर्ष पूर्व मानव ने प्रथम बार बनाए थे, जो आकार में बड़े व मोटे तथा सुगढ़ नहीं हैं। ठीक है, आकार में क्या है? बड़े व मोटे तथा सुगढ़ नहीं हैं। इस काल को भी विद्वानों ने निम्न, मध्य व उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजित किया है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण का मानव उपकरण। मध्य पाषाण काल में पत्थरों के उपकरणों का आकार छोटा होता गया। ठीक है, लघु आकार के कारण ही इन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहते हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल के पाषाण पुरास्थलों से जो तिथियां प्राप्त हुई हैं उनसे इस काल का निर्धारण 12,000 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, मध्य पाषाण काल में मानव अखटेक खाद्य संग्राहक अवस्था में रहने लगा और पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ। नदी के तटों व झीलों के किनारे मानव लकड़ी व घास फूस की गोल झोंपड़ियां बनाकर रहने लगा। मिट्टी के पात्र उपयोग में लेने लगा और खाद्य सामग्री को पकाने भी लगा था। ठीक है, 2 हो गया। अपने नेक्स्ट अपना है नव पाषाण काल का मानव व उपकरण। क्या है? नव पाषाण काल का मानव व उपकरण। नव पाषाण काल में मानव ने ऐसे उपकरण बनाना शुरू किया जो कृषि कार्य एवं पशुपालन के लिए उपयोगी सिद्ध हुए थे। इनमें कुल्हाड़ियाँ, वसूला, छंद्रित, वृत्त, हथौड़ा, सिलनोड, ओखली आदि प्रमुख थे। ये उपकरण बेसाल्ट जैसे कठोर पत्थरों के थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है नव पाषाण काल तक आते आते मानव ने कृषि और पशुपालन करना सीख लिया और इन कार्यों के कारण मानव एक जगह टिक कर रहने लगा था। इसी प्रकार आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के नए युग की शुरुआत हुई